बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे और आपको वेलकम करता हूँ स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 11 में। जैसा कि आपको याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का, उसके हमने जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने देखा और उसके अंदर जो सबसे अहम तरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने आया उसका नाम था परमुटेशन। और वो हमने हर एस्पेक्ट से उसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी और उसको आप तक पहुँचाने की, आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ वो मुकम्मल टॉपिक आपको जो है समझ में आ गया होगा। हर एस्पेक्ट से हर तरह के जो उसके सवालात आपके एग्जामिनेशन के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम जो है वो प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक और बात मैं आपको इससे पहले बताऊं कि हम ये जो सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी के नहीं है, बल्कि ये प्रोबेबिलिटी के लिए प्री रेक्विजिट की हैसियत रखना है। यानी कि प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमें इन टॉपिक्स को समझना ज़रूरी होगा जो अभी डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले फैक्टोरियल को डिस्कस किया गया, उसके बाद फिर हमने परमुटेशन को डिस्कस करा, उसके बाद फिर अब आज हम जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन का, और ये भी प्रोबेबिलिटी के लिए प्री रेक्विजिट है। और प्रोबेबिलिटी का सबसे ज़्यादा जो है वो दारो मदार जो है मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन के ऊपर है। यानी कि कॉम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा रोल प्रोबेबिलिटी थ्योरी को सॉल्व करने के अंदर होता है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुश्किल भी है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं कि स्टूडेंट को यानी कि डाटा बनाने के अंदर और स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जब इस टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाएंगे और इसके जो मुख्तलिफ क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आ रहे हैं उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपके सामने ये बातें आएंगी। चले आज हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। तो कॉम्बिनेशन के हवाले से जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपके सामने लिखी हुई है कि अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है और मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, इन विच ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का ताल्लुक भी परमुटेशन की तरह ही है कि परमुटेशन के अंदर भी हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों की, ठीक है, और फिर हम उसको अरेंज करके रख रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर जो फर्क है कॉम्बिनेशन के अंदर और परमुटेशन के अंदर वो है ऑर्डर का, कि वहां पर परमुटेशन के अंदर ऑर्डर जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि अगर ऑर्डर होगा तो परमुटेशन आएगा, एक तरतीब होगी, यानी कि शेल्फ में रख रहे हैं, रो में रख रहे हैं, कॉलम वाइज हम जो है वो चीज़ों को तरतीब दे रहे हैं, सर्कल में रख रहे हैं। अब ये एक जो है वो यूँ समझ लें एक डिफाइंड, यूँ समझ लें कि एक जो है वो ऑर्डर है, एक तरतीब है, ख़ास तरतीब है जिसके तहत हम जो है वो परमुटेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम परमुटेशन को अप्लाई करते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। कॉम्बिनेशन के अंदर बस सीधा सीधा सिलेक्शन है। 10 किताबें रखी हुई हैं, 10 किताबें रखी हुई हैं, सही है, उसमें से मैंने कोई भी 3 उठानी है। ये इसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, मैं कोई भी 3 उठा सकता हूँ। ये यानी कि मैं बीच में से निकालूं, ऊपर से निकालूं, नीचे से निकालूं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन। इसी तरह एक बैग है, उसके अंदर बॉल्स है, ठीक है, और उसमें अंदर तकरीबन 12 बॉल्स है और मुझे 5 निकालनी है। अब 5 की जो सिलेक्शन होगी वो किसी कोई खास तरतीब से नहीं होगी कि मैं उनको रॉ वाइज निकालूंगा, ठीक है, या फिर मैं उनको जो है वो कॉलम वाइज निकालूंगा, या मैं उनको जो है वो किसी और कोई खास तरतीब होगी, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तरतीब है ना। इस तरतीब की यहाँ पर कोई बात नहीं होती, ऑर्डर की कोई बात नहीं होती, सही है, एरे की कोई बात नहीं होती यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन होती है और उस सिलेक्शन के तहत जो है वो हमें जो है वो देखना होता है कि वो सिलेक्शन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं जिसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है जी। तो ये इन दोनों में बेसिक फर्क है और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी आपको इसी से समझ में आ गई। अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल वाजे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हुए, उसमें से हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, इन विच ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि बैग ऑफ बॉल्स है, उसके अंदर से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, या फिर यूँ समझ लें कि हमारे पास एक बल्क क्वांटिटी के अंदर किताबें रखी हुई है, उसके अंदर से हमने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक एग्जाम्पल है और रियल लाइफ एग्जाम्पल है आपकी अपनी ज़िंदगी से। इसको हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर आपको ये और मजीद डेफिनेशन आपको इंशाअल्लाह ताला इस क्वेश्चन से समझ में आएगी, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। फॉर्मूला देखें आपके सामने लिखा हुआ है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यानी कि फॉर्मूले के अंदर भी थोड़ा सा ही फर्क है। जिस तरह हमने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन के अंदर
परमुटेशन से थोड़ा सा फर्क हमने देखा, फॉर्मूले के अंदर भी जो है वो यूँ समझ लें कि थोड़ा सा ही फर्क है कि सिर्फ और सिर्फ ये आर फैक्टोरियल का इजाफा है यहाँ पर, सही है, आर फैक्टोरियल। और यहाँ पर भी देखिए मतलब वही है, एन का मतलब क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स, और आर का मतलब क्या है, सिलेक्शन, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल रखी थी कि एक बैग है, उसके अंदर 12 बॉल्स हैं और हमने 5 सेलेक्ट करनी है, तो इस सूरत में 12 जो है वो n की वैल्यू हो जाएगी 12, n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और 5 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5 बॉलों को, तो वो r की वैल्यू होगी। ठीक है, ये सिंपल सी हमने जो है वो इसके अंदर बस ख्याल रखना है, फॉर्मूले के अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सवाल हम उसी तरह जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसका। तो देखिए पहला सवाल, जैसे मैंने आपको कहा कि वो ये आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझने में भी आसानी होगी इससे, तो और आपके बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है ये कि फरमा रहे हैं कि देयर आर 7 क्वेश्चंस इन अ एग्जाम पेपर। एक एग्जाम पेपर है और उसके अंदर 7 सवालात दिए हुए, ठीक है, आपके पेपर के अंदर भी 7 सवालात दिए हुए, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 4 क्वेश्चंस, और कह रहे हैं स्टूडेंट को उन 7 में से 4 सवालात करने हैं, ठीक है, 4 सवालात करने हैं और कोई से भी 4 सवाल वो कर सकता है, यानी कि 4 सवाल करना कंपलसरी है और 3 चॉइस है उसके पास। अब वो जो आप मुझे बताएं, जब आपके पास पेपर सामने आता है और आपके सामने भी फॉर एग्जांपल ये आपका ही पेपर है, 7 सवालात हैं और आपने कोई भी 4 करने हैं, तो आपको 4 के लिए कोई आपको यानी कि शुरू के 4 करने हैं, ऐसी कोई पाबंदी होती है, आखिर के 4 करने हैं या दरमियान के 4 करने हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती, बल्कि सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई से भी उठा सकते हैं। सिलेक्शन के अंदर कोई तरतीब, कोई ऑर्डर, कोई अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होती, इस वजह से ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है। आपने पहले नंबर पे जो है वो दूसरा सवाल कर लिया, तो दूसरे नंबर पर आपने 5वां सवाल कर लिया, तीसरे नंबर पर आपने 7वां सवाल कर लिया, और चौथे नंबर के अंदर आपने पहला सवाल कर लिया। एग्जामिनर को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सवाल सॉल्व करना है आपने, ठीक है, कोई तरतीब का आपने कोई ख्याल नहीं रखा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो तरतीब का ख्याल ना रखने में कोई इशू ना हो तभी ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का ये सवाल आ गया, अब हम इसको जो है वो आराम से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले जो है वो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर n आपके पास क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स है 7 में से जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं वो है 4 ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चले हम मैं पुटिंग कर लेता हूँ, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगला स्टेप, 7 फैक्टोरियल अपनी जगह पर रहा जी, 7 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सवाल बन गया हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, 7 फैक्टोरियल को मैं अगर ओपन करूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों लगाया मैंने, ताकि ये 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे लिए। अच्छा, 3 फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे बहुत आसानी से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान से सवाल आते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जो है आपका 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या बच जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इसको कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 210 अपॉन 3 2 6 1 6, ये आ गया 6। अब आपके पास NCR की वैल्यू आ गई आराम से, 210 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 35 वेज, 35 तरीकों से आप जो है वो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन पेपर को आप 35 तरीकों से सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 4 सवाल आपको करने हो तो 35 वेज हैं, देयर आर 35 वेज टू सेलेक्ट एनी 4 क्वेश्चंस। कोई भी 4 सवाल आप जो है वो उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने आज पहला सवाल एग्जाम्पल क्वेश्चन, पहले सवाल नंबर 1 आपके सामने करा। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, रियलाइज़ हो गया होगा कि हमने किस तरह जो है वो इसको हमने टैकल करना है इन क्वेश्चंस को, और किस तरह हमने देखना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या फ़र्क है। इसको आप जो है वो दोबारा, अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर उसके बावजूद कोई सवाल आपके जहन में रह जाए तो आप जो है वो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।